नमस्कार दोस्तों, मेरा निश नूतन मार्केट डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और आज का जो चर्चा का मुख्य विषय है भारतीय लोकतंत्र कितना लोकतांत्रिक। और हमारे साथ हैं राजेंद्र सिंह जी, जो एक चिंतक हैं, साहित्यकार हैं और एक विश्लेषक भी हैं। तो आइए इन्हीं से समझते हैं कि हमारा लोकतंत्र कितना लोकतांत्रिक है। तो नूतन मार्केट डिजिटल प्लेटफॉर्म पर राजेंद्र सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और आपसे सर अपना विचार रखेंगे अपना कि हमारा जो लोकतंत्र है कितना लोकतांत्रिक है। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। हमारा लोकतंत्र कितना लोकतांत्रिक है, ये एक बहुत ही गूढ़ विषय है जिस पर आपने हमको बोलने के लिए कहा है। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि हमारा लोकतंत्र आजादी के बाद से हमने लोकतंत्र की जो स्थापना की हिंदुस्तान में, उसकी जड़ें इतनी मजबूत हैं कि कोई चाह के भी इन जड़ों को हिला नहीं सकता है। आज हमारे 130 करोड़ जनता की आबादी, हिंदुस्तान की आबादी, हमारे देश की लोकतंत्र के प्रति बहुत सजग है। हो सकता है कि शासन में बैठे हुए लोग अपने पावर का, अपने शक्ति का कहीं बेजा इस्तेमाल करते हों और ये कहीं कहीं पर अस्पष्टता नजर भी आती है। लेकिन इन तमाम विसंगतियों के बावजूद हमारा लोकतंत्र, हिंदुस्तान का लोकतंत्र बहुत ही प्रभावी है, बहुत मजबूत है और लोकतांत्रिक है। और इस लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए हमारे पूर्वजों ने, हमारे उन राजनीतिज्ञों ने जो आजादी के बाद इस लोकतंत्र की प्रतिस्थापना की, उन्होंने इसकी जो 4 सीढ़ियां बनाई, चाहे वो विधायिका हो, न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो और रेडियो और टेलीविजन का, इसको क्या कहेंगे आप, मीडिया हो, चाहे मीडिया हो, इन तंत्रों को इतने मूल रूप से विकसित किया गया और इनको अपने अपने क्षेत्र में काम करने की आजादी दी गई ताकि हमारा लोकतंत्र सुरक्षित रह सके। और ये चारों मिलके हमारे लोकतंत्र को सुरक्षित रख सकें, इसका भी हमारे पूर्वजों ने बहुत अच्छा एक दायरा बनाया और सबको अपने अपने दायरे में काम करने के लिए उनको स्वतंत्रता प्रदान की। हाँ, कहीं कहीं नजर आता है कि हमारी कार्यपालिका हमारे शासकों के इशारे पर कहीं न कहीं अलोकतांत्रिक कार्यों में अपने को मशगूल कर देती है। लेकिन ये बहुत छोटा मोटा सवाल है, ये इन बातों पर ज्यादा तजब्बो देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मूलतः हमारा लोकतंत्र वह तंत्र जिसमें लोग की, जिसमें प्रजा की भागीदारी हो, वो आज भी बहुत मजबूत है। हमने बहुत दिन देखे हैं, बहुत समय देखे हैं। हमने देखा है इंदिरा जी को, जो एक बहुत ही मजबूत प्रधानमंत्री के रूप में हिंदुस्तान में उभरी। लोगों ने उनको सर आंखों पर बैठाया, उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, उनको दुर्गा के रूप का या दुर्गा का अवतार कहा गया। लेकिन वो भी जब गलती कर गई, उन्होंने इमरजेंसी हिंदुस्तान पर थोपा, तो हिंदुस्तान का लोकतंत्र इतना मजबूत था कि बिना किसी हिंसा के, बिना किसी खून खराबे के, रातों रात हिंदुस्तान के लोगों ने इंदिरा गांधी को गद्दी से उतार फेंका और एक नई सरकार बनी, एक नई व्यवस्था आई। हमने देखा बंगाल में कभी भी इस बात को कम्युनिस्ट नहीं सोच पा रहे थे कि हम यहां से उखड़ जाएंगे। 30 साल के शासन के बाद जब बंगाल के लोगों ने
ये सोच रखा कि हमें इस शासन को हटाना है, हमें परिवर्तन चाहिए, तो बंगाल के लोगों ने रातों रात इतने बड़े कम्युनिस्टों के गढ़ को उखाड़ फेंका और एक नई सरकार आ गई। ये जो हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है और ये जो हमारे लोकतंत्र की मजबूती है, हमें इस पर गर्व है, हम इस पर गर्व करते हैं। अच्छा सर, एक क्वेश्चन उठता है बंगाल का, जब आपने नाम लिया पिछला, और हम लोग बंगाल का जब भी चुनाव हुआ तो वहाँ काफी बहुत हिंसा होती है। बिहार में भी होती थी, एक समय था, लेकिन बंगाल में कुछ ज्यादा, वहाँ कुछ ज्यादा ही ये हो रहा है कि नहीं, एक पर्टिकुलर वर्ग या पार्टी द्वारा लोगों को डरा धमका करके वोट ये करने का, गिरवाने का। तो इसको आप क्या हाँ, देखिए मैं आपको बताता हूँ, जहां भी राजनीतिक दल मजबूत होते हैं और जहां जनता सजग रहती है अपने अधिकारों के प्रति, वहां जनता अपने अधिकारों का हनन बर्दाश्त नहीं करती है। जहां की जनता सजग है, चाहे वो गरीब हो या धनी हो, अगर उसके अधिकार पर खतरा आएगा तो उसका वो प्रतिकार करेगी, और उस प्रतिकार में हो सकता है कि हिंसाएं हों। अगर व्यक्ति प्रतिकार करना नहीं सीखे और वो चुपचाप उसके अधिकारों का हनन होता रहे और वो मूक दर्शक बन के बैठा रहे, तो वहां हिंसा नहीं होगी, वहां हिंसा की कोई प्राथमिकता नहीं है, वहां कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि लोग अपने अधिकार को सरेंडर कर देते हैं बाहुबलियों के आगे या मजबूत लोगों के आगे। उसका प्रतिकार वो नहीं कर सकते हैं, इसलिए वहां हिंसा की संभावना नहीं बनती है। हाँ, हिंसा किसी भी समाज में निंदा का विषय है, हिंसा नहीं होना चाहिए, और हमारे प्रबंधन को, हमारे सरकार को, हमारे व्यवस्था को ऐसी एक मजबूत व्यवस्था प्रदान करनी चाहिए ताकि चुनावों के समय हिंसा कम से कम हो। आप रजनीश जी नहीं जानते हैं, या आप जानते भी हैं, हम लोग जब एक जमाना था कि हम लोग जब इलेक्शन कराने के लिए जाते थे बिहार में, तो पता नहीं चलता था कि हम लोग लौट के आएंगे कि नहीं आएंगे। इतना हिंसात्मक वारदात होता था, बमें चलती थी, पिस्तौल चलते थे, दबंग लोग गरीबों को बूथ पर जाने नहीं देते थे, आपस में टकराव, आपस में भी प्रतिद्वंदियों के बीच बम और पिस्तौल, यहाँ तक कि उस समय बैलेट बॉक्स का जमाना था, बॉक्स उठा करके हम लोगों के सामने से कुएं में डाल दिया जाता था, या उसमें लाल स्याही या काला स्याही उसमें गिरा दिया जाता था। चारों तरफ हिंसा का वातावरण हो जाता था। हमारे पोलिंग पार्टीज के लोग किसी तरह अपना जान बचा करके अपने घर वापस आने में अपना किस्मत समझते थे, ईश्वर की कृपा समझते थे। लेकिन धीरे धीरे व्यवस्थाएं बदली, हमारा इलेक्शन कमीशन मजबूत हुआ, लोगों में भी जागरूकता बढ़ी, और ये हिंसा की घटनाएं धीरे धीरे, आज तो बिहार में शायद इलेक्शन में कहीं भी हिंसा का कोई नामो निशान, चिटकुट घटनाओं को छोड़ करके देखने को नहीं मिलता। लेकिन आज से 20 साल बाद, 15 साल बाद, 25 साल पहले, आज से 20 साल 25 साल पहले बूथों पर जा करके लौट के आ जाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इतना हिंसात्मक वारदात। सर, चुनौती से एक सवाल उठा कि अभी 2014 के चुनाव के बाद एक नई पार्टी केंद्रीय राजनीति में आई, उभर के आई, और उसके बाद कुछ वर्ग द्वारा ये उठाया गया कि ये एक तानाशाही रवैया अपना रही है, फांसीवाद को बढ़ावा दे रही है, धार्मिक उन्माद को बढ़ा रही है। तो इसको आप लोकतंत्र में किस रूप से देखते हैं? नहीं, क्या ये बात सही है? बात मैं आपको बताता हूँ रजनीश जी, 2014 में जो सरकार आई जी, वो जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है, और उस सरकार के अपने एजेंडाज हैं। उस सरकार में एक एजेंडा ये भी है कि हम विकास के साथ साथ हिंदुस्तान को एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के रूप में देखना चाहते हैं। जाहिर है, हर राष्ट्र की एक अपनी संस्कृति है। हम सदियों गुलाम रहे,
हमारे संस्कृतियों को नष्ट किया गया, हमारी भाषाओं को नष्ट किया गया, हमारे लाइब्रेरीज को जलाए गए, हमारे जो अपने धार्मिक पहचान थे या धार्मिक जो हमारे स्थल थे उनका विनाश किया गया। तो इसी स्थिति में अगर कोई सरकार ये चाहती है कि हम देश के विकास के साथ साथ अपने संस्कृति का भी विकास उसमें जोड़ दें और हमारी क्या संस्कृति थी, उसमें क्या क्या गिरावट हुई, कहाँ कहाँ हमको नुकसान हुआ, कहाँ कहाँ हमारी पहचान को मिटाने की कोशिश की गई, उसको फिर से खड़ा करने की कोशिश अगर ये सरकार करती है तो इसमें कोई भी दोष देने की बात, इसमें कुछ भी अनुचित नहीं है। अनुचित ये है, अनुचित तब होता है जब उस सरकार के मनसा से भिन्न, उस सरकार के एजेंडा से भिन्न कुछ गुमराह लोग धर्म के नाम पर या दूसरे संप्रदाय को गाली दे करके या उसको देशद्रोही करके उसके एजेंडे को लोग एक तरह से गलत दिशा में ले जा रहे हैं, ले जाने का प्रयास प्रयास कर रहे हैं। कुछ चंद लोग जिनका इस सरकार से कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, सरकार को भी इन लोगों से कुछ भी लेना देना नहीं है, सरकार भी उनके बातों को कोई तजब्बो नहीं देती है, लेकिन कुछ लोग ओवर एंथुसियाज्म में, अति उत्साह में कुछ ऐसा कर गुजरते हैं, कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए सही नहीं है। तो ऐसे लोगों पर कंट्रोल रखना सरकार की जिम्मेदारी बनती है और समाज की भी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों को तजब्बो नहीं दिया जाए। एक बार की घटना है, मैं आपको बता रहा हूं कि इंग्लैंड में हिटलर का जन्म दिवस मनाया जा रहा था। वहां के किसी राजनीतिज्ञ ने इंग्लैंड के प्रधानमंत्री से कहा कि कुछ नौजुवक लंदन की गलियों में एकत्रित होकर के हिटलर का जन्मदिन मना रहे हैं। प्रधानमंत्री का बहुत स्पष्ट जवाब था, उनको मनाने दो, उनको रोको मत, अगर उनको रोकोगे तो उनको ज्यादा प्रचार मिलेगा, लोग उनके बारे में ज्यादा जानेंगे, अखबारों में आएगा, रोक टोक होगा तो, और वो चंद लोग कहीं पर कोई फंक्शन करके चले जाएंगे, ना वो अखबार में आएगा, ना कुछ आएगा, ना कुछ आएगा, ना उनको पब्लिसिटी मिलेगी, उनको महत्वहीन हो जाएगा। तो हमें भी ऐसे लोगों को प्रचार प्रसार में जगह नहीं देना चाहिए, लेकिन ऐसे लोगों से को सतर्क भी करना चाहिए। अगर जरूरत पड़े तो जो लोग नफरत की दीवार खड़ा करना चाहते हैं या नफरत की भाषा बोल रहे हैं या संप्रदाय विशेष पर कुछ हमला करना चाहते हैं, इतिहास में बहुत सारी गलतियां हुई हैं, लेकिन इतिहास हमें क्या सिखलाता है कि इतिहास के अच्छे चीज को लेकर के हमें आगे चलना है और उसके द्वारा की गई गलतियों को दोहराना नहीं है। इतिहास का यही मतलब होता है। इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो उसकी अच्छाइयों को लेकर आगे बढ़ते हैं और बुराइयों को दोहराना नहीं चाहते हैं। तो हमारा देश जब गुलाम था तो बहुत सारी गलतियां हुई, लेकिन उन गलतियों को फिर इस समय एक गलती को दूसरे गलती से काटा जाए तो मैं समझता हूं हिंदुस्तान जैसे लोकतांत्रिक, एक मजबूत लोकतांत्रिक देश के लिए ये सही नहीं। और इससे सर एक सवाल उभर के आता है, अभी हाल ही में 2-4 घटनाएं घटी है अलग अलग राज्यों में। हाँ, चाहे वो पंजाब का हो, चाहे कृषि कानून को लेकर के आंदोलन, चाहे सीएए को लेकर जो आंदोलन हुआ, किसको सीएए को लेकर के, उसमें जो केंद्र सरकार की रवैया है, लोग बोल रहे हैं कि उसको अलोकतांत्रिक बोल रहे हैं, प्लस वो तानाशाही और फांसीवाद से जोड़ रहे हैं। तो इसको आप नहीं 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 देखिए, आंदोलन का इतिहास और आंदोलन के तौर तरीके और उस पर सरकार का स्टैंड के बारे में आजकल के नौजवानों को और आजकल के लोगों को जानकारी नहीं है। जब से ये दुनिया बनी है
और खासकर जब से विभिन्न व्यवस्थाएं विभिन्न देशों में आई हैं, वहां किसान, मजदूर, वर्किंग क्लास, यहाँ तक कि ऑफिसर्स भी, चाहे वो डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों, आईएएस हों, आईपीएस हों, समय समय पर अपनी मांगों को लेकर के सरकार के समक्ष आंदोलन करते रहे। ये कोई नई बात नहीं है। सरकार कभी कभी उनके मांगों को मान जाती है, तो सरकार के द्वारा आंदोलनकारियों का मांग मान जाना कोई फांसीवादी इंस्टीट्यूट तो नहीं है। तब तो सरकार अगर किसी आंदोलनकारी के मांग को नहीं माने, उसे कुचल दे, उस पर विचार नहीं करे, तब उसको तानाशाह कहा जा सकता है। लेकिन बहुत सारी मांगे उठती हैं मजदूरों के द्वारा, किसानों के द्वारा, वर्किंग क्लास के द्वारा, आम आदमी, आम नागरिक भी, सिविल लोग भी अपना आंदोलन करते हैं, और उसमें से कुछ मांगे सरकार मान जाती है, कुछ मांगे सरकार नहीं मानती है। ये सरकार का अपना, हर सरकार का अपना एक स्टैंड है। तो सरकार के द्वारा अपने वर्तमान समय में किसानों का जो आंदोलन हुआ, जिस पर आप पूछना चाहते हैं, तो किसानों का एक मांग था, सरकार उस मांग को मान गई। इसमें फांसीवाद कहीं भी दूर दूर से नजर नहीं आता है, इसमें कहीं फांसीवाद नहीं है, क्योंकि सरकार का तो एक कर्तव्य है कि वो अपने नागरिकों के मांग के बारे में सुने। ट्रेड यूनियन का कितना बड़ा इतिहास है, लोग 24-24 घंटा में लेकिन काम सर करते एक चीज, थे। इस आंदोलन से एक सवाल और उठता है कि लोकतंत्र में तो जो आंदोलन चाहे जो भी हुआ, धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण हुआ, हाँ, लेकिन जो किसान आंदोलन में बहुत सारे हिंसक घटनाएं हुई, देखिए, बहुत सारे शोषण हुआ। सुनिए, कोई भी आंदोलन जब बहुत दिनों तक चलता है, एक लंबा खींचेगा, तो कहीं ना कहीं उसमें हिंसक कुछ ना कुछ छिटपुट घटनाएं इस तरह की हो जाती है। आप देखिए, गांधी जी ने एक आंदोलन छेड़ा, पूरे शांतिपूर्ण आंदोलन उसको करना था, लेकिन चौरा चौरी में क्या हो गया कि सिपाहियों को और पुलिस को थाने में घेर करके चला दिया। गांधी जी को तो आंदोलन कहीं से भी उन्होंने हिंसा का कभी सहारा नहीं लिया, उनकी मंशा कभी नहीं थी कि ये आंदोलन हिंसक हो, लेकिन चौरा चौरी में हिंसा हो गई और देश के बहुत सारे कोनों में हिंसा हो गई, और गांधी जी को आंदोलन वापस आ गया। ठीक है, तो आंदोलन के दरमियान कुछ घटनाएं घट जाती हैं, इस पर ज्यादा माने इफ एंड बट सोचने की जरूरत नहीं है। अंत में सर मैं यही जानना चाहूंगा कि अभी हाल ही पंजाब में की दौरा पे जा रहे थे हमारे प्रधानमंत्री, और वहाँ के जो राज्य सरकार है उन्होंने सारा नोटिफिकेशन देने के बाद वो सफल नहीं हुआ यात्रा, बीच में ही प्रधानमंत्री को लौट के आना पड़ा, बीच में उनको रुकना पड़ा 15-20 मिनट। काफी उसको लेकर काफी आलोचना प्रलोचना दोनों हो रही है, तो इसको लोकतंत्र में कैसे आप देखते हैं? देखिए, मैं बताता हूँ, भारत के लोकतंत्र में प्रधानमंत्री हमारा बहुत आदरणीय और बहुत इम्पोर्टेंट पोस्ट है, बहुत इम्पोर्टेंट पोस्ट। हमारा प्रधानमंत्री 130 करोड़ जनता को रिप्रेजेंट करता है, और हमने सुरक्षा में चूक के, हमको दूसरे से सीख नहीं लेना है, हमको अपने देश से सीख लेना है। हमने सुरक्षा के चूक की वजह से अपने दो दिग्गज प्रधानमंत्री खोए हैं, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी। और मेरा अपना विचार है, मैं जो कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री के सुरक्षा में तिल मात्र का भी चूक बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। देश का प्रधानमंत्री जो एसपी जी के हवाले है, जो पंजाब पुलिस के हवाले है, जो आईबी के हवाले है, इतने बड़े जो खर्च किए जाते हैं पुलिस पर और महापुरुषों की सुरक्षा पर, इसका कोई तो मायने है, कुछ तो इसका अर्थ है। और इस स्थिति में एक प्रधानमंत्री का किसी बहुत ही संवेदनशील इलाके में 20 मिनट तक
किसी फ्लाईओवर पर खड़ा रहना, ये बहुत चिंता का विषय है। ये बहुत चिंता का विषय है। इसमें चाहे पंजाब सरकार कुछ भी कहे, आईबी के लोग कुछ भी कहें, एसपीजी के लोग कुछ भी कहें, मेरा अपना मत है कि इसका प्रॉपर इंक्वायरी होना चाहिए कि ये घटना क्यों घटी, और इसमें जो लोग भी दोषी पाए गए उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ खिलवाड़, मैं समझता हूं, मेरा अपना मंतव्य है कि चाहे किसी का पॉलिटिकल डिफरेंसेस कितना भी गहरा क्यों ना हो, जब लोकतंत्र है तो राजनीतिक विचारधाराएं अलग अलग रहेंगी, अलग अलग विचारधारा को लोग रिप्रेजेंट करेंगे। कम्युनिस्ट भी रहेगा, कांग्रेस भी रहेगा, जनता दल भी रहेगा, फला रहेगा, चिल्ला रहेगा, भाजपा भी रहेगी, लेकिन इन तमाम विचारधाराओं के बीच प्रधानमंत्री भी रहेगा। और प्रधानमंत्री की सुरक्षा हिंदुस्तान के व्यवस्था की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन सर और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आज तो सुप्रीम कोर्ट उसको सुन भी रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें वाजिब दखलंदाजी करके, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी हिंदुस्तान को निराश नहीं किया है। आज तक सुप्रीम कोर्ट का ये रिकॉर्ड रहा है कि हिंदुस्तान को उसने कभी निराश नहीं किया है। और मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट एक उचित निर्णय लेगा और जो भी दोषी पाए जाएंगे उनको उचित सजा मिलनी चाहिए। ये मैं कभी भी मेरे जैसा आदमी समझौता करने के लिए तैयार नहीं। तो इससे जो कुछ पार्टियां इसको पक्ष और विपक्ष के जोड़ के देख रही हैं कि वो सत्ताधारी भाजपा के जो प्रधानमंत्री है, तो भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं, ये भारतीय लोकतंत्र के लिए कितना ना ये देखिए, ये हमारे यहाँ लोकतंत्र में कि पॉलिटिकल पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टियां ही चुनाव लड़ती हैं और उसी में जो जीत के आता है वो भी किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी का होता है जो प्रधानमंत्री बनता है। चाहे कोई कांग्रेस का बने, चाहे संयुक्त मोर्चा का बने, चाहे भाजपा का बने या किसी और दल का बने, लेकिन अल्टीमेटली जब प्रधानमंत्री कुर्सी पर जाता है तो किसी पार्टी विशेष का नहीं रह जाता है, वो देश का है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति भाजपा के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण से इस बात को देखता है तो ये लोकतंत्र के लिए घातक है ये लोकतंत्र के लिए। तब तो इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री, मंत्री, राष्ट्रपति का कोई वैल्यू नहीं है, तब वो कुछ भी नहीं है। वो एक पार्टी विशेष का आदमी है तो हमारे लिए उसका कोई वैल्यू नहीं है। अरे भाई वो संवैधानिक पद है, संविधान ने उसका वैल्यू तय किया है। इसलिए हमें उसको, अगर हम संविधान में विश्वास करते हैं तो हमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की अहमियत को भी मानना पड़ेगा। स्पीकर, आज लोकसभा का स्पीकर कोई बनता है तो स्पीकर तो बिल्कुल निष्पक्ष होता है। स्पीकर को निष्पक्ष होना भी है। मैं जहां तक समझता हूं कि शायद इंग्लैंड वगैरह में स्पीकर के खिलाफ कोई लड़ता भी नहीं है, तो चुनाव भी नहीं लड़ता है। तो स्पीकर भी किसी खासे पॉलिटिकल पार्टी का होगा, लेकिन उसको लोकसभा चलाना है कि नहीं चलाना है, राज्यसभा चलाना है कि नहीं चलाना है। अब उस समय उसको कहा जाएगा कि ये भाजपा का स्पीकर, अरे भाजपा का स्पीकर कहाँ है भाई, वो तो लोकसभा का स्पीकर है, राज्यसभा का स्पीकर है जहाँ तमाम लोग बैठते हैं। इसलिए उसको किसी पार्टी के बंधन में बांधना अलोकतांत्रिक। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने भारतीय लोकतंत्र पे अपने विचार रखा और आशा करते हैं कि हमारे जो श्रोता दर्शक हैं वो आपसे इस बात से लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।